हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी और चैप्टर हमारा है 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही करा दिए हैं। अब मैं आपको आगे के चैप्टर करा रहा हूँ और आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल है, तो आप क्लास 12th में जाके अपने सब्जेक्ट में जाके इस तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हैं। एक बार देखिए प्लेलिस्ट को, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको सारे चैप्टर की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, चैप्टर 1 से लेके आगे तक के जो भी चैप्टर हैं वो सारे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले भी मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि तृतीयक क्रियाकलाप से क्या अभिप्राय है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो तृतीयक क्रियाकलाप पे है। तो देखिए, तृतीयक क्रियाकलाप जो होता है उसमें क्या होता है, हम सेवा सेक्टर को देखते हैं, यानी कि सेवा सेक्टर से रिलेटेड होता है तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लोग कुशल श्रमिक होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं, जो अपनी चीज़ों को सीखे हुए होते हैं, यानी जो ट्रेंड होते हैं, यानी प्रशिक्षित होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है ये तृतीयक सेक्टर में आ जाता है। और तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन भी होता है, विनिमय भी होता है, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे शामिल है। अब उत्पादन का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाला उत्पादन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज यानी सेवाओं के उत्पादन से है। आगे हम देखेंगे, आगे कई सारे क्वेश्चन है सेवाओं पे, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो तृतीयक क्रियाकलाप जो है इसमें आपका सेवा सेक्टर आ जाता है मेनली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उत्पादन को समझ लीजिए। उत्पादन का मतलब सेवाओं से है। ठीक है, उत्पादन का मतलब है यहाँ पे सेवाओं की उपलब्धता, ठीक है, जिसका उपभोग किया जा सके, यानी जिसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर है विनिमय। विनिमय के अंतर्गत आ जाता है यहाँ पे व्यापार। व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। संचार यानी कम्युनिकेशन वगैरह, ये भी तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। परिवहन, ठीक है, परिवहन भी तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। तो अगर आपने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ा होगा तो आपको पता है प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने कृषि, पशुपालन ये पढ़ा था। द्वितीय क्रियाकलाप में हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा था ना। अब हम तृतीय क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम व्यापार पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है, सर्विसेज पढ़ेंगे, यानी सेवा को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी तृतीय क्रियाकलाप में आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित है। अब मूर्त वस्तुएं कौन सी होती है? मूर्त वस्तुएं वो होती हैं जो आपको दिखती हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री में गए हो, आपने देखा वहाँ मान लीजिए खिलौने बन रहे हैं, तो आप खिलौनों को देख पाओगे, उसे छू पाओगे, उसे उठा पाओगे, ठीक है, तो वो मूर्त वस्तु है। लेकिन अगर मान लो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, वहाँ पे कोई टीचर आपको टीच कर रहा है यानी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ी आप, उस नॉलेज को थोड़ी आप उठा सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, उसे तो आप केवल समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो ना। तो इसमें अमूर्त चीज़ें आ जाती है, यानी कि इसमें मूर्त वस्तुओं की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। ठीक है, सेवा क्या होती है आगे उसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम और शॉर्ट में समझें तो जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं ये मेनली 4 प्रकार की चीज़ें इसमें आ जाती है। एक हो जाता है आपका व्यापार, फिर हो जाती हैं सेवाएं, परिवहन और संचार। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये इसके प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है परिवहन। परिवहन आप सभी जानते हैं, परिवहन की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, परिवहन एक ऐसी सर्विस होती है, एक ऐसी सेवा या सुविधा कह लो आप, ऐसी सुविधा होती है जिसमें व्यक्तियों या फिर वस्तु को या संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति भी जा सकते हैं, कोई वस्तु भी जा सकती है, ठीक है, कोई संपत्ति वगैरह को भी ले जाया जा सकता है। तो ये परिवहन कहलाता है। परिवहन एक सेवा के रूप में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। परिवहन क्या करता है? लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट में कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ड्राइवर होंगे। जैसे मान लीजिए बस है, तो बस है, कोई बस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक ड्राइवर चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए, ठीक है, उसमें कोई सामान लाद रहे हैं तो सामान लादने वाले, उतारने वाले, या टिकट संग्राहक, ये सारा क्या है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, परिवहन से रिलेटेड हो जाता है। तो एक तरह से ये सर्विसेज है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे रहते हैं। परिवहन के कारण क्या हो रहा है, आज के समय में टूरिज्म बढ़ रहा है, यानी कि पर्यटन बढ़ रहा है। ठीक है, पर्यटन आज इतना ज़्यादा क्यों हो पाया है? क्योंकि परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। परिवहन की सुविधा के कारण ही औद्योगिक गतिविधि जो है वो भी तेजी से चल पा रही है, क्योंकि उद्योग में जो चीज़ें बनती है उसको फिर परिवहन के माध्यम से ही बाजारों तक, ठीक है, पहुँचाया जाता है। तो ये परिवहन हो जाएगा। अगला है कि व्यापार और वाणिज्य जो है वो किस प्रकार की सेवाओं को जन्म देते हैं।
आपको संक्षेप में बताना है। तो देखिए व्यापार क्या होता है, व्यापार में हम वस्तु जो होती है उसको या तो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। यानी व्यापार के अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। और व्यापार को दो कैटेगरी में रख के पढ़ेंगे, एक होता है फुटकर व्यापार और एक होता है थोक व्यापार। यानी कि एक आपका रिटेल बाजार होता है और एक आपका क्या होता है, होलसेल मार्केट होता है। ठीक है, होलसेल में क्या होता है, होलसेल में बल्क में चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा जाता है। ठीक है, खरीदा जाता है। और फुटकर क्या होता है, रिटेल में होता है। तो इसको भी आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको रिटेल और फुटकर यहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी रिटेल को ही फुटकर कहते हैं, तो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ फुटकर, और दूसरी तरफ है होलसेल जिसको बोलते हैं थोक। इन दोनों में क्या अंतर है आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपको, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको एक साबुन खरीदनी है, तो आप अपने घर से निकलोगे, आपके अगल बगल में कोई दुकान होगी आसपास, आप वहाँ से जाओगे, आप उसको 10-20 रुपये जो भी आपकी साबुन का प्राइस है आप उसको वो पैसा दोगे और उससे वो एक साबुन खरीद के ले आओगे। ठीक है, यदि आप अपने अड़ोस पड़ोस की दुकान में जा रहे हो और एक साबुन खरीद के ला रहे हो तो ये क्या है, ये फुटकर हो गया। लेकिन जो आपका दुकानदार है वो जहाँ से साबुन खरीद के लाया होगा आपको बेचने के लिए, वो क्या है, वो होलसेल हो जाता है। ठीक है, वो थोक हो जाता है। थोक का मतलब क्या है कि वो बल्क में लेके आता है, वो एक साबुन नहीं लाता, वो पूरी की पूरी पेटी लेकर आता है। ठीक है, वो पूरी पेटी होगी, पूरा डब्बा होगा जिसमें बहुत सारी साबुन होंगी, या कोई भी मात्रा जो क्वांटिटी होगी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको वो चीज़ सस्ती पड़ती है। ठीक है, आपको वो चीज़ थोड़ी महंगी पड़ेगी, तो इसको कहा जाता है, ठीक है, फुटकर और थोक। आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे है ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र में क्या अंतर है। अब देखो, विपणन केंद्र का मतलब होता है मंडी या फिर आप इसको बाजार कह लो। ठीक है, तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण होता है, एक नगरीय होता है। ग्रामीण जो गांव के स्थानीय बाजार हो जाते हैं, नगरीय जो नगरों के बाजार हो जाते हैं। ठीक है, इनमें अंतर क्या है ये समझिए। देखिए ग्रामीण जो विपणन केंद्र होता है ना, जो गांव के बाजार होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आसपास की जो बस्ती होती है, आसपास के जो लोग होते हैं उनका पोषण करता है। यानी गाँव का कोई बाजार है तो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरत का सामान जो है गाँव की जो विपणन केंद्र है या मंडी है उसमें मिल जाएगा आसानी से। ये केंद्र जो होता है स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी यहाँ पे जो लोकल चीजें होती है, लोकल का मतलब होता है आसपास जो स्थानीय रूप से मिलने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे आसानी से मिलती है। और यहाँ पे व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं जो है ये अच्छे से विकसित नहीं होती। आपको पता है कि गांव के जो बाजार होते हैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, वहाँ पे सर्विसेज आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रामीण लोगों की जो अधिक डिमांड वाली वस्तु होती है वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती है। या फिर मान लो कोई ऐसी सेवा है, कोई ऐसी सर्विसेज है जिसकी नीड बहुत ज़्यादा है गाँव के लोगों को, तो वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो गाँव का बाजार ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं किसी नगर के बाजार की, तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो देखिए ये केंद्र जो होते हैं ये विशेष नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको सारी नगरीय सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, जो लोकल चीज़ें हैं, आसपास मिलने वाली चीज़ें वो तो मिलेंगी। ठीक है, लोकल का मतलब यहाँ पे स्थानीय से है। लोकल का मतलब आप ये मत सोच लेना कि क्वालिटी में मैं कोई कमी वाली चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे विशिष्ट वस्तुएं भी मिल जाएंगी, विशिष्ट सर्विस भी मिल जाएगी जो कि आपको गाँव में नहीं मिलती होगी कभी। ठीक है, ये केंद्र जो है निर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, बनी बनाई रेडीमेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं, यहाँ पे आपको सेवाएं मिल जाएगी, सर्विसेज। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, अध्यापक आपको पढ़ाता है तो वो सर्विस में आएगा। कोई वकील अगर आपको सलाह दे रहा है, उसके पैसे ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी सर्विसेज में आ जाएगा। कोई काउंसलर है जो आपको काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई डॉक्टर है आपको आपका इलाज कर रहा है, तो वो सब सर्विसेज में आ जाएगा। तो गाँव के मुकाबले शहरों में अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में क्या अंतर होता है। अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। थोक व्यापार जो होता है यानी जो होलसेल होता है, ठीक है, होलसेल जो होता है इसका गठन जो होता है बहुत सारे बिचौलिए जो सौदागर होते हैं उनके द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चरर मतलब विनिर्माता, यानी कि कोई एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो फिर यहाँ से बहुत सारे व्यापारी उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं और बहुत भारी मात्रा में सीधा कंपनी से इनके पास प्रोडक्ट आता है और फिर भारी मात्रा में लोगों को बेचते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो थोक विक्रेता होते हैं ये बहुत बड़ी संख्या में बेचते हैं। और यहाँ से क्या होता है, जो फुटकर विक्रेता होता है वो इन लोगों से अपनी पूंजी लगा के सामान खरीदता है और फिर गली गली जाके अपने आसपास बेचता है। ठीक है, तो ये थोक व्यापार होता है। इसमें क्या होता है, उधारी में बिजनेस हो जाता है और यहाँ पे क्वांटिटी में चीज़ें खरीदी जाती है। 2-4 पीस नहीं मिलता है, यहाँ पे सीधा सीधा बल्क में खरीदा जाता है। फुटकर व्यापार की बात करें तो फुटकर व्यापार आपके आसपास ये डायरेक्ट उपभोक्ता से कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, मान लीजिए आपको साबुन चाहिए,
तो आप क्या होलसेल मार्केट में जाओगे, बोलोगे भाई मुझको एक साबुन दे दे, वहाँ पर आपको कोई एक साबुन देगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप रिटेल मार्केट में जाओगे तब आपको वहाँ पे एक साबुन मिलेगी। होलसेल मार्केट में जाओगे तो आपको बेचने के लिए मिलता है, वहाँ पे बल्क में मिलेगा। वो बोलेगा आपसे 500 साबुन खरीदो तब दूंगा, तो 500 साबुन थोड़ी खरीदोगे आप। तो यही फ़र्क होता है। तो हमारे यहाँ आसपास जो फेरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ट्रक में बेचते हैं, गाड़ियों में बेचते हैं, डोर टू डोर बेच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके आसपास की जो लोकल दुकानें हैं, ठीक है, या मॉल है जो आसपास मिल रहा है, वो सब आपका फुटकर हो जाता है। अगला एक क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आता है। तो क्वेश्चन है कि पर्यटन जो होता है ये एक तरह की सर्विस है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको बताने हैं। फिर ऑप्शन में आपके हैं कि तृतीय क्रियाकलाप में जो पर्यटन है इसकी भूमिका आपको बतानी है। कौन से कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। तो देखिए, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म या पर्यटन जो होता है वो एक यात्रा होती है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि इसमें व्यापार के लिए कोई यात्रा नहीं हो रही है बल्कि खुशी के लिए होती है। जैसे मान लो क्या होता है कि जो लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, ठीक है, आप देखते हो यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, कितनी शोर शराबा रहता है, ठीक है। महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे कितनी गर्मी भी होती है। तो लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में जाते हैं हिल स्टेशन यानी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कसोल वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यों जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि टूरिज्म यानी पर्यटन के लिए। किस लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि प्रमोद के लिए। प्रमोद का मतलब होता है मज़ा, ठीक है, एंजॉय करने के लिए, कि मतलब 3-4 दिन अपने घर से, अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत चाहते हैं, सुकून वाले पल चाहिए, जो वो कहीं शांत जगह में जाके, ठंडे इलाके में जाके अपना कुछ समय बिताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है पर्यटन। अब ये पर्यटन जरूरी नहीं है पहाड़ पे हो, पर्यटन कहीं भी हो सकता है। कोई मंदिरों में भी जा सकता है घूमने के लिए, ठीक है, कोई पहाड़ी इलाके में जा सकता है, कोई समतल इलाके में जा सकता है, कोई गांव वगैरह में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है भाई, टूरिज्म कहीं भी हो सकता है। तो पर्यटन में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने निवास स्थान यानी अपने घरों से, अपने कार्यस्थल यानी जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से अस्थायी तौर पे यानी टेम्परेरी तौर पे थोड़े दिनों के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने भी दिन का उनका टूर हो, दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे मनोरंजन करते हैं। पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, अब इससे ना पूरी एक इंडस्ट्री बनती है टूरिज्म से। जब टूरिस्ट आएंगे कहीं पे तो उनके आवास यानी उनके रहने के लिए होटल बनेंगे, ठीक है, लॉज बनेंगे, वहाँ पे उनके भोजन के लिए रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, ढाबे बनाए जाएंगे, ठीक है, उनके परिवहन के लिए गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और मनोरंजन के लिए पूरे संसाधन होंगे। जैसे पहाड़ों में जाते हो तो आपके लिए राफ्टिंग होती है वहाँ पे, नदियों में, ठीक है, वहाँ पे आप बंजी जंपिंग कर सकते हो, बहुत सारे मतलब मनोरंजन के वहाँ पे तरीके होते हैं। आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हो, वहाँ पे पूरी मार्केट होती है, वहाँ से लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो पूरा एक मार्केट, पूरा एक बाज़ार बनता है और उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आपको पता है उतना रोज़गार नहीं होता। अगर टूरिज़्म ना हो तो पहाड़ी लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर सर्वाइव कर पाना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। देखिए, इसकी डिमांड सबसे बड़ी बात होती है, डिमांड। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों के पास, जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो पहले से सुधरी है। लोगों के पास फुर्सत वाले दिन आए हैं, ठीक है, यानी उनके पास अब टाइम रहता है, छुट्टियां रहती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब ये सारी छुट्टियां हैं, लोगों के पास फुर्सत वाले टाइम है, लोगों के पास अगर पैसा है तो ऑटोमेटिक इसकी डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करते हैं। फिर क्या है, परिवहन। आपको पता है कि पहले के समय में परिवहन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज के समय में लोगों के पास अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। लोग बाइक से चले जाते हैं, अपनी कार से चले जाते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखें तो रेल उपलब्ध है, ठीक है। कई जगह पे रेलवे के जरिए आप जा सकते हो, आपको बसों के जरिए जा सकते हो, प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हो, सारी मतलब परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। तो आज के समय में बेहतर सड़क प्रणाली है, बेहतर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो वायु परिवहन भी है, फ्लाइट के जरिए भी जा सकते हैं। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं पर्यटन जो है प्रभावित हुआ है। अब एक इसी में पॉइंट है कि जो पर्यटन होता है, जो टूरिज्म होता है, उसको आकर्षित करने वाले कारक कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो टूरिज्म को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो सोचिए क्या हो सकती हैं वो चीज़ें। तो देखिए, टूरिज्म को आकर्षित करती है जलवायु, भूदृश्य,
इतिहास और कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। अब जलवायु कैसे करती है समझिए। देखिए ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो तरस जाते हैं। किस लिए तरस जाते हैं? धूप के लिए, ठीक है। अब दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें जो बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे धूप भी नहीं आती, तो लोग, वो वाले लोग जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके लिए तो धूप ही बहुत बड़ा वरदान है, तो वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको धूप मिले, ठीक है। दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पर्यटन का एक ये महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, ठीक है। लोग मतलब ऐसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। फिर भूदृश्य, लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहाँ पे पहाड़ हों, जहाँ पे झीलें हों, जहाँ पे किले हों, देखने की चीज़ें हों, ठीक है, ऐसी जगह जो लोगों को आकर्षित करती हो, तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा इतिहास और कला। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मंदिरों में जाना पसंद करते हैं या महलों में जाना पसंद करते हैं, चर्च में जाना पसंद करते हैं, जो पुराने पुराने किले होते हैं उनमें जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो प्राचीन जो किले हैं उसमें जाना पसंद करते हैं, तो इतिहास और कला भी इससे रिलेटेड हो जाता है। फिर संस्कृति और अर्थव्यवस्था, लोग ज़्यादातर ऐसी जगह पे रुकना पसंद करते हैं, ठीक है, जो हेरिटेज होम हो गए या जहाँ पे सस्ते में उनको अच्छी लोकप्रिय जगह मिल जाए रहने के लिए, तो लोग वहाँ पे जाके रुकना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। एक क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, चिकित्सा पर्यटन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना, हो सकता है पेपर में आ जाए। चिकित्सा पर्यटन क्या है और विकासशील देशों में ये बहुत तेज़ी से उभर रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जब चिकित्सा यानी उपचार के लिए लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक देश से दूसरे देश में पर्यटन करते हैं तो उसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। आप देखो, जैसे मान लो अमेरिका है, यूएसए, वहाँ पे क्या हॉस्पिटल नहीं है? बहुत हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या सुविधाएं नहीं है? सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे चिकित्सा क्या है? महंगी है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इलाज करवाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो यूएसए से कोई व्यक्ति यदि भारत आ जाता है, इंडिया आ जाता है, यहाँ पे आके वही इलाज करवाता है, तो उसको जो सुविधाएं वहाँ पे मिलती है वही सारी सुविधाएं यहाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से वो इलाज कराएगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट आएगी यानी उसका जो पैसा लगेगा वो आधे से भी आधा लगेगा, यानी यहाँ पे इलाज सस्ता है। तो ज़्यादातर जो विकसित देश के लोग हैं वो विकासशील देशों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनको कम पैसे में उनका इलाज हो जाता है। तो भारत जो है दुनिया में चिकित्सा पर्यटन के मामले में अग्रणी बन के उभर रहा है, ठीक है। लोग भारत आते हैं, थाईलैंड आते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है चिकित्सा पर्यटन। परिवहन क्या है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। परिवहन की विधाएं क्या होती है? परिवहन स्थल मार्ग से हो सकता है, जल मार्ग से हो सकता है, वायु मार्ग से हो सकता है, पाइपलाइन के जरिए भी हो सकता है, ठीक है। पाइपलाइन के जरिए, लेकिन लोग नहीं जाते हैं, इसमें वस्तु को, लिक्विड और गैस वगैरह को ही भेजा जाता है, ठीक है। परिवहन जाल क्या होता है? तो देखिए, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक प्रारूप बनता है, उसी को परिवहन जाल कहते हैं। होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, एक सड़क ऐसे आ गई, फिर एक सड़क यहाँ पे ऐसे आके मिल गई, फिर एक सड़क इधर से आके मिल गई, अलग अलग जगह से आके सड़क मिल जाती है, तो एक पूरा जाल बन जाता है सड़कों का, इसी को परिवहन जाल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थक सेवा से क्या अभिप्राय होता है और इसको ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? तो देखिए, चतुर्थक जो सेक्टर होता है ना, इसके अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें जो लोग कार्य करते हैं इस सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, पढ़े लिखे, समझदार होते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में इसको ज्ञानोन्मुख सेक्टर भी कहा जाता है। प्राथमिक द्वितीयक सेक्टर से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाएं जो है वो प्रतिस्थापित होती जा रही हैं, और एक ही प्रकार का काम जो है वो तृतीयक और चतुर्थक में भी आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई अध्यापक, टेचर है, वो तृतीयक, क्योंकि टीचर जो है वो टीचिंग कर रहा है तो वो क्या है, वो एक सर्विस है, तो तृतीयक में आएगा। लेकिन यदि मान लो कोई टीचर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, नए नए आविष्कार कर रहा है टीचिंग में, और फिर वो आपको बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा है, तो वो चतुर्थक में शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुका है, वो एक्सपर्टीज़ का यूज़ कर रहा है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन का अर्थ बताइए। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसर का जो वितरण है वो पूरी दुनिया में असमान है। कहने का मतलब क्या है, पूरी दुनिया को अगर आप देखोगे तो कुछ देश में आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिखेगी, बहुत ज़्यादा विकास दिखेगा, कुछ देश में आपको टेक्नोलॉजी का अभाव दिखेगा, विकास कम दिखेगा। यानी कि
ठीक है, किसी देश में विकास बहुत ज़्यादा है तो किसी देश में विकास बहुत कम है। कोई देश चांद तक पहुंच गया है तो हो सकता है किसी देश के पास अपनी रेलवे भी ना हो विकसित। तो ये जो अंतर है ना, इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो विकसित देश जो होते हैं वो इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश जो है वो इस मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, अंकीय विभाजन। अब ये अंकीय विभाजन, अभी मैं देश की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कंपेयर कर दूँ मैं यूएसए को इंडिया से, तो भाई यूएसए इंडिया से ज़्यादा डेवलप आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं चाइना और इंडिया को कर दूँ तो चाइना भी इंडिया से काफ़ी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं श्रीलंका को इंडिया से कर दूँ तो इंडिया उससे बेटर मिलेगा। तो इस तरीके से विभिन्न देश आपस में देखें तो उनमें कम ज़्यादा आपको विकास दिखेगा, लेकिन देश के भीतर भी देखने को मिलता है। अब मैं भारत की बात करूँ, मान लो भारत का मैं कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य ले लूँ और फिर मैं आपको दिल्ली से कंपेयर करूं तो दिल्ली बहुत ज़्यादा डेवलप है नॉर्थ ईस्ट के राज्य से। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देश के अंदर भी होता है, यानी देश के भीतर भी अंकीय विभाजन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में जो टेक्नोलॉजी का विकास है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर आपको सूचना संचार प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन गाँव में जाओगे तो आपको ये बेसिक सुविधाएँ भी गाँव में नहीं मिलती हैं। तो यही क्या था, अंकीय विभाजन था। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना, और इससे पहले के चैप्टर भी मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, इसके बाद के चैप्टर भी आपके करा रहा हूँ मैं। तो आप सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाओ, एक एक चैप्टर के वीडियो को देख के जाओ, चैप्टर को भी समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।